वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश टीचिंग पॉइंट पे वेलकम है। आज के सेशन में हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी का फर्स्ट लेसन जिसका शीर्षक है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। मतलब जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय भारत के समक्ष क्या क्या चुनौतियां थी इसके बारे में जानेंगे। आजादी से पहले कितनी क्रांतियां हुई, किन क्रांतियों के कारण भारत को आजादी मिली, ये जानेंगे। और स्वतंत्र होने के बाद भारत को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है और किन किन देशों के बीच युद्ध हुए, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज का क्लास काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ उससे पहले कुछ क्रांतियों को हम लोग जान लेते हैं। 1857 की क्रांति अंग्रेजों के खिलाफ पहली क्रांति मानी जाती है। तो उसके बाद जो 1857 की क्रांति के बाद ये क्रांति असफल हो गई। इसमें आप लोगों ने झांसी की रानी के बारे में जाना होगा। खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर वालों के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। और इसके बाद आप 1917 का गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह ले लीजिए। 1917 में किसानों के समर्थन में गांधी जी के द्वारा चलाया गया एक आंदोलन चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। अंग्रेज काफी अत्याचार करते थे किसानों पर, जिसका प्रतिकार महात्मा गांधी ने किया आंदोलन के तहत 1917 में। और 1919 में अंग्रेजों के द्वारा एक काला कानून बनाया जाता है जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसपे बिना किसी मुकदमा के कोई भारतीय को अंग्रेज गिरफ्तार कर सकता था, उसे जेल में डाल सकता था। इस काले कानून का विरोध करने के लिए हजारों की भीड़ जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुई थी, जिस पर जनरल डायर की सेना ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी, जिसमें बहुत सारे निर्दोष लोग मारे गए। यह घटना जालियांवाला बाग में हुआ था, इसलिए इस घटना को जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ये घटना 1919 में हुई थी, ठीक ना। और 1919 में एक और आंदोलन हुआ जिसे आप लोग खिलाफत आंदोलन के नाम से जानते हैं। इस आंदोलन का संबंध भारत से नहीं था, लेकिन तुर्की के खलीफा को उसके पद से अंग्रेजों के द्वारा हटा दिया गया था। और पूरे दुनिया में तुर्की के जो सुल्तान थे उनको लोग भारतीय मुसलमान और दुनिया के अन्य देशों के मुसलमान भी मसीहा मानते हैं। तो भारत के मुसलमानों के द्वारा तुर्की के खलीफा के समर्थन में चलाया गया आंदोलन खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। भारत के मुसलमानों के द्वारा तुर्की के खलीफा के समर्थन में चलाया गया आंदोलन खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि उन्हें उनका पद और उनका वो सम्मान वापस किया जाए। और यह आंदोलन 1919 से 1924 तक चला था। याद रखेंगे, यह आंदोलन 1919 से 1924 तक चला था। कौन सा आंदोलन? खिलाफत आंदोलन। और एक बहुत बड़ा जन आंदोलन हुआ जिसमें समाज के सभी वर्गों ने हिस्सा लिया, जिसे आप लोग असहयोग आंदोलन 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इसको बहुत बड़ा आंदोलन के रूप में जाना जाता है। लेकिन 1922 आंदोलन के 2 साल बाद 1922 में एक घटना हो जाती है चौरी चौरा, जिसका नेतृत्व चंद्रशेखर आजाद और बहुत सारे क्रांतिकारी नेता करते हैं, जिसमें पुलिस स्टेशन को बम से उड़ा दिया जाता है। और यह हिंसा देखकर गांधी जी आंदोलन को रोक देते हैं और माना जाता है कि कुछ दिनों तक वो राजनीति से संन्यास ले लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद साइमन कमीशन, सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक सदस्यीय टीम जो है भारत आई थी, उसे साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। और ये कमीशन आई थी 1928 में, ठीक है। इसके बाद आपका एक आंदोलन जानते हैं आप लोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसकी शुरुआत 1930 में हुई थी, लेकिन 1931 में यह आंदोलन जब काफी हिंसात्मक हो गया
तो 1931 में यह आंदोलन काफी हिंसात्मक हो गया और गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी जी ने रोक दिया। फिर पुनः वह स्टार्ट हुआ क्योंकि गांधी जी की मांग को नहीं माना गया अंग्रेजों के द्वारा समझौते के बाद भी, तो फिर से यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। और उसके बाद आप लोग जानते हैं 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, और उसमें माना जाता है कि सबसे सफल आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन 1942 रहा, जिसके बाद अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। और इसमें सबसे बड़ी वजह उनका द्वितीय विश्व युद्ध में बुरी तरह हार जाना भी रहा। अंग्रेज भारत पर शासन करने में सक्षम नहीं थे और बहुत सारे क्रांतिकारी नेताओं और महात्मा गांधी सहित बहुत सारे नेताओं का योगदान रहा भारत की आजादी में। 1946 में याद रखेंगे भारत में अंतरिम सरकार का गठन होता है। 1946 1946 में भारत में अंतरिम सरकार का गठन होता है। और ये क्वेश्चन बार बार एग्जामिनेशन में आता है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। और उस समय अस्थायी अध्यक्ष जो नियुक्त हुए थे उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखेंगे, ये भी एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाता रहा है, लेकिन ये मात्र 2 ही दिन रहे। सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर से 11 दिसंबर तक रहे और 11 दिसंबर को दूसरी बैठक जब होती है 11 दिसंबर को, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त होते हैं। अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त होते हैं। और यदि आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा की सबसे पहले मांग किनके द्वारा की गई थी, तो लोकमान्य तिलक के द्वारा 1895 में किया गया था। 1895 में उनके द्वारा संविधान की आप कह सकते हैं मांग किया गया था। संविधान सभा की मांग की गई थी। भारतीय संविधान को बनने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा। ठीक है, 2 साल 11 महीना 18 दिन भारतीय संविधान को बनने में लगा। और आप जानते हैं 26 नवंबर 1949 को, ये भी आप याद रखेंगे, 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान बनके तैयार हो गया और इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। और उसी दिन हम लोग एक गणतंत्र राष्ट्र के रूप में दुनिया के नक्शे पर आए और उस दिन सब लोग 26 जनवरी सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, आजादी के बाद भारत पाकिस्तान और भारत चीन के बीच रिश्ते काफी तनावपूर्ण रहे हैं। आप जानते हैं कि अभी तक भारत और पाकिस्तान के बीच 4 युद्ध हो चुके हैं। हाल वाला एक ले लीजिएगा 25 वाला, तो आप 5 युद्ध जोड़ सकते हैं। एक 1947 टू 1948 ये युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच एक हुआ। और आप जान लीजिए दूसरा युद्ध हुआ 1965 भारत और पाकिस्तान के बीच। उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री थे और इस समय जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इसी युद्ध के बाद एक संधि होता है जिसे आप लोग ताशकंद संधि या ताशकंद समझौता के नाम से जानते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद शहर में एक समझौता होता है जिसे ताशकंद समझौता के नाम से जाना जाता है। और यह समझौता 10 जनवरी 1966 को होता है। इसी समझौते के बाद रहस्यमय तरीके से एक होटल के कमरे में लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो जाती है। अब देखिएगा, इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ 1971 युद्ध में पाकिस्तान 2 पार्ट में बट गया और एक नया राष्ट्र का उदय हुआ दुनिया के नक्शे पर जिसका नाम बांग्लादेश। और बांग्लादेश की स्थिति अभी तनावपूर्ण है, देख रहे हैं आप लोग। मसीहा का ही आप देखते हैं, वहां मूर्तियों को तोड़ दिया गया। बड़ा हिंसा बांग्लादेश में हुई, नेपाल में हुई। चिंताजनक स्थिति है दुनिया के लिए। लोकतंत्र कह सकते हैं कई देशों में खतरे में है।
और इसी के बाद 1972 शिमला समझौता होता है, ठीक है, जिसमें जितने भी बंधक सैनिक थे भारत के द्वारा बनाए गए पाकिस्तान का बंधक सैनिक को रिहा कर दिया जाता है और उसका जीता हुआ क्षेत्रफल भी उसे मतलब वापस कर दिया जाता है। और 1975 में याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता रहा, भारत में आपातकाल लागू हुआ, ठीक है, 1975 में इमरजेंसी, उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। और 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनती है जिसके मुखिया मोरारजी देसाई, ठीक है, और इसका सबसे बड़ा श्रेय जयप्रकाश नारायण को माना जाता है। उनका 5 जून 1974 का दिया गया पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का नारा, यह कितना क्रांतिकारी नारा था जिसने तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार को हिला दिया। और आप जानते हैं कि भारत में पहली बार 1977 में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है, फिर देश के प्रधानमंत्री बनते हैं राजीव गांधी। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है तो भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं राजीव गांधी। और आप एक और युद्ध हुआ है, याद रखेंगे, 1999, जिसे आप कारगिल युद्ध के नाम से जानते हैं। उस समय भारत के पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी। 1919 में भारत के पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी। और 2025 में एक छोटा मोटा आप कह सकते हैं युद्ध हुआ, ठीक ना, शीत युद्ध की तरह तो इसे नहीं कह सकते हैं, युद्ध हुआ लेकिन बड़ा जल्दी रुक गया। अच्छा, हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है। अब चलते हैं हम लोग कुछ प्रश्नों को जान लेते हैं, ठीक है। आपका जो लेसन 1 है उसमें कुछ क्वेश्चन है। आजादी के समय, सबसे पहले आजादी के समय भारत के समक्ष क्या क्या चुनौतियां थी। सबसे पहला इस चैप्टर का जो क्वेश्चन है वो है राज्य निर्माण से आप क्या समझते हैं। तो देश के प्रांतों या क्षेत्रों का पुनर्गठन ही राज्य निर्माण है। और आप जानते हैं भाषा के आधार पर पहली बार जो राज्य का गठन किया गया वो 1953 में किया गया था, ठीक है, आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है सामाजिक आर्थिक न्याय से आप क्या समझते हैं। सामाजिक आर्थिक न्याय से आप क्या समझते हैं, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक न्याय से आप क्या समझते हैं। तो सामाजिक न्याय जिसमें समाज के सभी वर्गों को समान अधिकार मिले, सामाजिक न्याय कहलाता है। सामाजिक न्याय क्या है, तो वैसा न्याय जिसमें समाज के सभी वर्गों को समान अधिकार मिले, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सामाजिक न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक न्याय, मतलब आर्थिक आधार पर सभी को समानता मिले, इसे हम लोग क्या जानेंगे, आर्थिक न्याय के रूप में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है केंद्र शासित राज्य क्या है। तो वैसा राज्य जो केंद्र द्वारा शासित है, वैसा राज्य, जैसे आप लद्दाख को ले लीजिए, तो ये जितने भी 8 है वो क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो वैसा राज्य जो केंद्र द्वारा शासित है उसे हम लोग क्या जानते हैं, केंद्र शासित राज्य के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत का संविधान कब लागू हुआ। ये मैंने आपको बताया है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे। देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो है 1953 में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति फजल अली। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो है 1953 में हुआ था और जिसके चेयरमैन थे न्यायमूर्ति फजल अली। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं, अगला है भारत के पहले राष्ट्रपति और वर्तमान राष्ट्रपति का नाम बताइए। तो देखिए, भारत के पहले राष्ट्रपति तो आप लोग जानते हैं, भारत के पहले राष्ट्रपति आप लोग जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और द्वितीय राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और थर्ड थे आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन, और अभी जो प्रेजेंट है द्रौपदी मुर्मू आपकी प्रेजेंट प्रेसिडेंट है, ठीक ना।
इससे पहले रामनाथ कोविंद जी थे। अब चलिए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और आप लोग ये जान लीजिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, दो, हैदराबाद और मणिपुर, हैदराबाद और मणिपुर, या आप जम्मू कश्मीर को ले लीजिए। जम्मू कश्मीर का तो विलय 1947 में ही हो गया भारत में, लेकिन हैदराबाद और मणिपुर, इन दोनों राज्यों, दोनों का जो विलय हुआ है वो हुआ है 1948 में। याद रखेंगे 1948, मतलब आजादी के अगले साल इन दोनों राज्यों का विलय भारत में हुआ, दोनों क्षेत्रों का विलय। और जिस समय भारत आजाद हुआ था ना, उस समय भारत में रियासतों की संख्या थी 565। जिस समय भारत आजाद हुआ था उस समय भारत में रियासतों की संख्या थी वो 565 थी। आप जान सकते हैं भारत में अलग अलग जाति और धर्म के लोग रहते हैं, सबको एक सूत्र में बांधना बहुत बड़ी चुनौती थी। उस समय सबसे ज्यादा श्रेय नेहरू जी से भी ज्यादा श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। आप याद रखेंगे। तो भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। भारत को एक सूत्र में बांधने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इनकी मानी जाती है। और खासकर जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और मणिपुर जैसे राज्यों का विलय भारत में करवाना बहुत बड़ी चुनौती थी उस समय। और उस समय इन्होंने बड़ा सफलतापूर्वक तरीके से अपनी बुद्धिमानी और कूटनीति के तहत इन्होंने उन राज्यों का विलय भारत में करवाया। अब चलिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो सिंपल सा बात है, द्विराष्ट्र मतलब दो राष्ट्र का सिद्धांत ये प्रतिपादित किया गया था मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। और एक क्वेश्चन बार बार एग्जामिनेशन में आता रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906, 1906 में हुई थी। याद रखेंगे, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऐसी दो रियासतों का नाम लिखिए जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत में विलय का डटकर विरोध किया। तो देखिए, जूनागढ़, कश्मीर, मणिपुर, हैदराबाद, ये सारे ऐसे देसी रियासत थे जो भारत में विलय करना नहीं चाहते थे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा द्विराष्ट्र सिद्धांत कब प्रस्तुत किया गया? देखिएगा, मुस्लिम लीग जो है, आप लोग जानते हैं कि 1940 में इसकी मांग की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? ये कई बार क्वेश्चन, अब्दुल गफ्फार खान, इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत विभाजन के दो परिणाम लिखिए। तो देखिएगा, भारत का जो विभाजन हुआ, इस समय जो दो खासकर परिणाम हुआ, सांप्रदायिक दंगे हुए, जाति आधारित दंगे हुए, लाखों लोग मारे गए और शरणार्थी की समस्या उत्पन्न हुई। जो लोग जान बचा के हमारे देश में शरण लिए, जान बचाने के लिए आए, उन्हें शरणार्थी कहा गया। और उस समय शरणार्थी की बहुत बड़ी समस्या आप जानते हैं, 1971 का जो वार रहा भारत और पाकिस्तान के बीच, और नए राष्ट्र जो बांग्लादेश का उदय हो, उस समय भी बांग्लादेश से बहुत सारे लोग भारत में शरण ले लिए थे। ठीक ना। तो उस समय भी शरणार्थी की समस्या थी, और 1947 के समय भी शरणार्थी की समस्या थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 1940 के दशक में दो राजनीतिक घटनाक्रम बताइए जिसके कारण पाकिस्तान निर्माण का निर्णय लिया गया। तो देखिएगा, जिन्ना का द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन और ब्रिटिश नीति भी पाकिस्तान के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ब्रिटिश सरकार का ये सिद्धांत ही था, फूट डालो और शासन करो, इसका सिद्धांत ही था। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब आएंगे तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं इसी चैनल पर। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।